रेडर्स इन कश्मीर जो मैं बुक पढ़ रही हूँ उसके 5th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। इंडियन इंटरवेंशन कि किस तरह से भारत ने जो इंटरवेंशन की वो किस तरह से की, जब रेडर्स आ गए थे या इन्वेडर्स कह लीजिए। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानी रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान ने अपने आप को रेडर बोला है प्राउडली, और उन्होंने अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम और जितने भी ये इस्लामिस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट आए थे उनके साथ जोड़ा है। तो मैं उनके क्योंकि किताब पढ़ रही हूँ तो मैं रेडर ही वर्ड यूज करूंगी। तो इंडियन इंटरवेंशन किस तरह से हुआ उसके ऊपर ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लिखी गई है। तो इसमें प्लीज अगर जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको प्लीज क्रॉस चेक करना आपकी ड्यूटी है। दूसरी बात कि इसमें अगर आप ओवर रिएक्ट करेंगे कि ये कैसा नैरेटिव जो है वो पेश किया जा रहा है, ये एक्चुअली पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ही किताब लिखी गई है। तो उन उस साइड का ही नैरेटिव है। जहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन है मैं वहाँ पे काउंटर कर दूंगी, जहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोग कमेंट में अगर इस वीडियो को जब सुनेंगे तो आप अपने अगर काउंटर कुछ देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। On the morning of 27 October 1947, all over Pakistan, people who were listening to the news heard of Kashmir's accession एंड ऑफ इंडियाज मिलिट्री इंटरवेंशन। यानी कि ये कह रहे हैं कि 27 अक्टूबर 1947 में जो पाकिस्तान है वहाँ के लोग, जब वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं तो मेनली एलीट क्लास, क्योंकि उतना तो ऑब्वियसली उस समय मीडिया नहीं था, तो मेनली एलीट क्लास की ही मे बी यहाँ पे बात की जा रही है। जिन लोगों को डिसाइड करना था उनकी बातें की जा रही होगी, ये मैं ऐसा जूम करूँ। तो वहाँ पे ये न्यूज़ पहुंची कि जो कश्मीर है उसका एक्सेशन भारत के साथ हो गया और इंडियन मिलिट्री जो है वो इंटरवेंशन कर रही है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली कन्फेस कर रहे हैं 27 अक्टूबर 1947 को कि जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान का जो पूरा एक्सेशन है वो भारत के साथ हो गया। आगे वो लिखते हैं, इट वॉज सैड न्यूज बिकॉज इट थ्रेटन्ड फर्दर वर्सनिंग ऑफ इंडो पाक रिलेशंस. It meant more trouble, and already there had been enough trouble. Millions of refugees had suffered in transit. Our military stores had been withheld by India, and Junagadh, another princely state, had been occupied by India after its accession to Pakistan. यहाँ पे मैं एक और बताना चाहूँगी कि जूनागढ़ जो है वहाँ पे उन्होंने वहाँ की जो जो नॉर्मल कॉमन पीपल है वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने जो अपने जो राजा थे उनके उनके अगेंस्ट रिबेल कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। तो फिर जो लोग थे वहाँ पे, जब मैं लोगों की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे जो एलीट क्लास थी उन सब ने रिबेल कर दिया था अपने राजा के साथ कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो जो राजा था और उनके जो मुंशी थे वो भागकर पाकिस्तान चले गए थे। और इंटरेस्टिंगली जो उनकी जो जो राजा के मुंशी जो वहां से भाग के गए थे वो आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे मेन स्ट्रीम जो है उनकी फैमिली है, जो कि भुट्टो फैमिली है, वो उन्हीं की मतलब उसी लीनियज से आती है। तो जूनागढ़ जो है उसकी अगर स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कोई और किताब पढ़ दूंगी, ये मैंने शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। हैड बीन ऑक्युपाइड बाय नहीं, उन लोग वहां पे एक्सेशन हुआ था, वहां पे ऑक्यूपेशन नहीं हुआ था। ये बात ये जो वर्ड है ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो एलीट है, जब मैं एलीट बोल रही हूँ केवल राजा को छोड़ के, क्योंकि जो जो किंग था वही एक मुस्लिम था, बाकी जो एलीट थी वो मेजॉरिटी, वहाँ पे मेजॉरिटी एलीट जो है वो हिंदू ही थे। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन नहीं हुआ था, उसकी एक अलग स्टोरी है, उसको हम बाद में देखते हैं। आफ्टर इट्स एक्सेशन टू पाकिस्तान, many had hoped that there would be no more of this, and that at least about the revolt would only bring about realization of urgent need for just a settlement of the state's future. यानी कि जो रिवोल्ट जो पाकिस्तान की तरफ से प्लान किया गया, जो इसी बुक में हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो किस तरह से वहां से जाकर कश्मीर पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर कुछ लोगों को भेज रही थी वहां के लोगों को भड़काने के लिए कि आप जो है अपने राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दो। ठीक है,
आप रिवोल्ट कर दो। और ये आइडिया उन्होंने कॉपी किया था जूनागढ़ से, जूनागढ़ का आइडिया कॉपी करके उन्होंने वहां पे अप्लाई करने की कोशिश की थी कि हम जो है वो नीचे के जो तबके हैं, जो बेसिकली मुल्ला मौलवी हैं, उनको अपनी साइड कर लेंगे और उनसे रिवोल्ट करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये एक नेचुरल फिनोमिना लगेगा, इसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं आएगा। और जो ट्राइबल्स हैं उनको हम घुसा देंगे। तो ट्राइबल्स जब वहाँ पे वायलेंस करेंगे तो ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने रिवोल्ट किया है, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि इससे एक जो महाराजा है उनके अंदर रियलाइजेशन होगी कि मेरे जो अपने लोग हैं वही मेरे खिलाफ जो है वो रिवोल्ट करना शुरू हो गए हैं। तो मुझे अगर मतलब अगर ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से के साथ एक्सेशन हो जाए तो मुझे कर लेना चाहिए। जबकि हुआ उल्टा, वहाँ पे जो ट्राइबल्स आए थे, ट्राइबल्स ने एक्चुअली जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर दिया था, बहुत सारे रेप्स किए। वो आगे पढ़ेंगे इसी बुक में, आगे देखते हैं। Obviously, the people of Kashmir could not surrender their right by the mere signing of a paper by an unrepresentative ruler against whom they had already risen in revolt. अच्छा, ये मैं पहले बता दूं, ये लोकल लोगों ने रिवोल्ट नहीं किया था। इसी बुक में अकबर खान जी ने कन्फेस किया है कि वो ट्राइबल्स वहां से भेजे गए थे, पाकिस्तान से भेजे गए थे। दूसरी बात, रिवोल्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो एक्चुअल वहाँ के लोग थे, जो कश्मीरी लोग थे, उन्होंने फाइट की थी। उन्होंने कुछ लोगों ने ऑब्वियसली वायलेंस के अगेंस्ट, तो बहुत सारे लोग सरेंडर कर ही देते हैं, कॉमन पीपल जो होते हैं, उन्होंने सरेंडर कर ही दिया था। और एक आधी जगह पे उनको सपोर्ट भी मिला था, जिससे मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन लार्जली वहाँ के लोगों ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था उस तरह का। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं वो अपना राइट नहीं सरेंडर कर सकते थे एक अनरिप्रेजेंटेटिव से। और ये अनरिप्रेजेंटेटिव ये अपने दिमाग में इन्होंने बना लिया। क्योंकि अगर आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर को देखें तो उनका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव थे वो महाराजा हरि सिंह ही थे, और दूसरे नंबर पे शेख अब्दुल्ला थे। और अगर शेख अब्दुल्ला की भी आप ऑब्वियसली पॉलिटिक्स को अगर आप साइड पे करते तो वो इंडिया के साथ ही एक्सेशन करना चाहते थे, और ये इसी बुक में इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो जो मेजर वहाँ के मुस्लिम जो लीडर थे, शेख अब्दुल्ला और जो महाराजा थे, दोनों ही का मन था इंडिया के साथ एक्सेस करने का। अब यहाँ पे एट द एंड जो रूलर है उसके साइन जो है वो वैल्यूएबल थी, तो उन्होंने एक्सेशन कर दिया। तो आप किसी के कहने से कि वो रिप्रेजेंट नहीं करते थे या नहीं, या ये ऐसी बात करने से आप नहीं, सच को डिनाई नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्चिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। आगे चलते हैं। Obviously, the people of Pakistan could not abandon their feeling on the issue and their duty to their brothers in Kashmir. यानी कि ये अपने आप से ही ब्रदर बनाया हुआ है, अपने आप से ही, अपनी ही इनकी अपनी मतलब अपने ही दिमाग में इन्होंने अपना बरादर मुल्क, आज इनको कौन सा बरादर मुल्क जो है वो सपोर्ट कर रहा है, कौन सी उम्मा है इनके दिमाग में जो आज इनके साथ खड़ी है, जब ये IMF के आगे जो है वो लेटे पड़े हैं। कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? कोई बरादर नहीं इनके सामने आ रहा है। Therefore, many felt that India's entry into Kashmir was bringing us almost to the brink of war. यानी कि यहाँ पे इन्होंने रियलाइज कर लिया कि जो इंडिया की इंटरवेंशन हो गई है वो ऑलमोस्ट अब वॉर जो है वो होके ही रहेगी। एट फर्स्ट लाइट दैट मॉर्निंग इंडिया हैड डिस्पैच्ड by air the first batch of 330 troops to Srinagar. At that moment, the tribesmen were at Baramulla and had not moved forward yet. For the rest of the day, while more Indian troops were arriving every hour at Srinagar, the tribal Lakshar, probably unaware of the new situation, continue टू रिमेन इनएक्टिव एट बारामूला। यानी कि वो बारामूला पे ही सेटल हो गए, बारामूला में ही रहे। ट्राइबल्स जो थे, जिनको रेडर्स भी कह रहे हैं ये बार बार, रेडर्स वहीं पे थे और उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं। उनको ये जो नई सिचुएशन
हो गई थी कि जो इंडियन आर्मी है उसकी इंटरवेंशन हो गई, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान का जो एक्सेशन है वो भारत के साथ हो गया। इसके बारे में उनको पता ही नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक और बात यहाँ से आप ध्यान रखिए कि अगर वहाँ पे जो कॉमन लोग हैं वो इतने ज़्यादा ही कोई इनसे सपोर्ट कर रहे होते तो फिर कहीं ना कहीं तो वायलेंस होती ना, कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आता, कहीं पे रिएक्शन नहीं आया। वो बारामूला में बैठे हैं ट्राइबल्समैन तो पाकिस्तान से आए थे, उसके अलावा यानी कि कहीं पे भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अकबर खान जी की जो बात है उसकी बिटवीन द लाइन्स में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। Elsewhere, the news was spreading fast, wiping up resentment and strengthening the determination to resist. By the evening, the first provincial government of Azad Kashmir, Free Kashmir, came into existence with Sardar Ibrahim as president. From this movement, Kashmir became symbolically divided into two, and the new government was immediately faced by the fact that from now onward the fight would have to be against the regular Indian army and therefore a long one. यानी कि जो जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं, और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पाकिस्तान की ऑक्युपेशन में एरिया है उसमें एरिया जम्मू का जम्मू है, मेजरली एरिया जो है वो जम्मू है, वो कश्मीर नहीं है। कश्मीर तक कभी पहुंचे थे लेकिन उनको पीछे कर दिया गया था। वो जो एरिया है वो बेसिकली डोगरा, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पीओजे के हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहां पे कोई भी व्यक्ति कश्मीरी नहीं बोलता है क्योंकि वो कभी कश्मीरी थे ही नहीं। तो उन लोगों की भी आइडेंटिटी के साथ इन लोगों ने गलत जो है वो चीज की। तो इब्राहिम, जो सरदार इब्राहिम है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये व्यक्ति पहले से ही पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ हाथ मिलाई थी। इसमें फर्स्ट चैप्टर में अगर आप जाएंगे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में सुनेंगे तो वहां पे इस व्यक्ति का नाम आया था। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब वो वाला एरिया था जहाँ पे पाकिस्तान की फोर्सेस ने कंट्रोल कर लिया था, वो एरिया के अंदर नाम के लिए, नाम निहाद के लिए जो है और पहले से ही गवर्नमेंट जो है वो बना दी गई थी। आगे, in Pakistan, the same evening, the Prime Minister held an unofficial conference at Lahore to consider the situation arising out of Kashmir accession and India's military intervention. At this conference, among others, were also present Colonel Iskandar Mirza, Chaudhry Muhammad Ali, अब्दुल कयूम खान। चौधरी मोहम्मद अली वो हैं जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। अब्दुल कयूम खान, नवाब मंबोत, Chief Minister of the Punjab, Brigadier Sher Khan and I were also invited. ये नवाब मंबोत जो हैं, इनको मैं बता दूं कि ये वो व्यक्ति हैं जो अभी भी यहाँ पे भी इन्होंने इस जो कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी की इन लोगों ने या रेडिंग की उसको भी सपोर्ट किया था नवाब मंबोत ने। और जब पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी काम करती थी, उनको मॉनेटरी या इनके पैसों में सबसे ज्यादा सपोर्ट यही करते थे जो नवाब मंबूत थे। बाद में इनको इनके साथ क्या हुआ उसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने किसी को भी बख्शा नहीं। जिन लोगों ने इस नेशन को बनाया उसको ही इस नेशन ने बख्शा ही नहीं। आगे चलते हैं। At this conference, I proposed that an attempt should be made to liquidate Jammu in order to block the road, along with India could send reinforcements into the valley and rest of Kashmir. I did not suggest that troops should be used for this purpose or that the government should get involved in this. I suggest only that tribesmen may be allowed to make that the attempt. I thought that 3 lakhs of 1,000 each should be used. The tribesmen were available. I offered to go with them. यानी कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने ये सजेशन दी थी कि 3 लक्ष्य कभी कबाइलियों के, ट्राइबल्स के जो है वो
हजार के 3 लश्कर जो है वो भेजे जाए, और मैं भी उनके साथ जाऊंगा। डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या डायरेक्टली जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पीछे से सपोर्ट था उनका। और ये बड़ी ध्यान से याद रखिएगा कि अगर लियाकत अली खान भी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि जिन्ना को इसके बारे में नॉलेज थी, मोहम्मद अली जिन्ना को नॉलेज थी, तभी ये पूरी कॉन्स्पिरेसी नहीं कहूंगी, पूरी प्लानिंग जो है वो हो पाई। With the Indian military intervention, Jammu had at once become a focal point of the greatest importance. India had no other land route going into the state except the passing through Jammu. All reinforcement coming by land would concentrate there. From there, they would move north into the valley and thereby prolong operation in that area. From there also, they would move west along the road to Nowshera and thereby seriously threaten the liberation progress in the central areas of Rajouri and Poonch, etc., where at present the liberation forces were virtually master of the situation. Further, if the relation between India and Pakistan took a dangerous turn, the base at Jammu, sitting right on top of Sialkot, would become a serious threat to our own security. ये बहुत important है कि वहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई कि किस तरह से हमें जो है वो जो जम्मू जहां से कश्मीर जाया जाता है उस एरिया में ही सबसे ज्यादा जो है वो जो लश्कर है वो भेजने चाहिए, ताकि वो रोड ही कट कर दे, ताकि जो इंडियन मिलिट्री है वहां से आ ना पाए, और उस रॉड को ब्लॉक करते हुए ऊपर की तरफ जाए और पूरा जो ऑपरेशन है उसको करे। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता इनको मतलब इनके दिमाग में क्या आया था, उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। थ्रू एयर भी जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो वहां पे जा सकती थी। खैर, मैं उनको सजेशन नहीं दे रही हूँ, पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसके अंदर और प्रॉब्लम आती, तो फिर ये जो जम्मू के अंदर जो बेस है वो जो सियालकोट के अंदर जो सियालकोट के टॉप पे है वो जो है वो सीरियस थ्रेट बन सकता है पाकिस्तान के लिए। और एक और बात भी है जो मैं इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में सोचते हुए देख रही हूँ कि जब पाकिस्तानी माइंडसेट में ये क्यों बात नहीं आती है कि अगर आप इंडिया में एक्सेशन हो चुका है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एरिया का, और अगर आप उस वहाँ पे और लश्कर जो है वो भेजते तो क्या पंजाब से आपके ऊपर अटैक ना हो सकता? मतलब सीरियसली, क्या वहां से ना हो सकता अटैक? मतलब आप ऐसे टाइम में जब ऑलरेडी सिचुएशन सेटल डाउन होने नहीं है, अभी पार्टीशन हुआ ही है, अभी लोगों के अंदर वो इमोशंस अभी खड़े ही हैं, आपने उस वक्त जो है वो बारूद पे तीली जला रहे हो। आपको नहीं लगता कि उसके बाद तो फिर पंजाब से और गुजरात से भी अटैक हो सकता था? मतलब एक जेन्युइन पॉइंट मैं उठा रही हूँ यहाँ पे। मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक जेन्युइनली एक पर्सन के दिमाग में ये सवाल उठता है। कितना सीरियस इम्पोर्टेंट पॉइंट के लोग भूल ही गए। खैर, blocking Jammu, I felt, would be like nipping an evil in the bud, while leaving it open would be letting the Azad operation become like emptying with a cup a tank into which running stream was pouring. Although there might be no prospect of the tribesmen capturing Jammu, their action might well scare the Maharaja enough to run away from there as he had run from Srinagar. In any case, with him or without, a large number of others would certainly run for the safety across the border. In doing so, they would block the route for a while, or at least once in the hills to the west of Jammu. The tribesmen would for a time prevent the movement of troops toward the central areas. अगेन, कितनी नेव, कितनी कैसी ये मतलब प्लानिंग है कि इन लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया कि अगर आप
जम्मू को ब्लॉक करेंगे, तो फिर इंडियन आर्मी, इतना बड़ा पाकिस्तान और इंडिया में इतना बड़ा बॉर्डर था, उसको अगर क्रॉस करके चली जाती तो क्या करते हैं आप? क्योंकि आपने डायरेक्टली जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर ही हो गया ना, जब एक्सेशन हो गया भारत के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर को आपने डायरेक्टली जो है वो आपने उल्लंघन किया है उसका। तो इंडियन आर्मी को अकॉर्डिंग टू ऑल रूल जो है वो इंडियन आर्मी पंजाब में, गुजरात में और हर जगह से जो है वो मूव ऑन कर सकती थी। पता नहीं किस तरह की ये प्लानिंग है। The proposal was, however, with exception of Abdul Qayyum Khan and Nawab Mahmood, opposed by everyone else, and it had been abandoned. It was felt that this would provoke India to attack Pakistan, and such a risk could not be taken. Exactly, यही मैं कह रही थी कि अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली फिर इंडिया फुल फ्लैज वॉर कर देता। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता उस समय पाकिस्तान को जो पैसे थे वो इंडिया को देने थे, हम वो रोक लेते। हम इन द सेंस एज अ इंडियन, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस दे रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता था। तो इनकी प्लानिंग मुझे पहले से ही ठीक नहीं लगी। No one, of course, wanted an Indo-Pakistan war, but many reasons did exist in support of feeling that India was in no position to start such a war. Why? ये यही इनका माइंडसेट है कि भारत जो है वो लड़ाई नहीं करेगा भाई, जब जरूरत पड़ती है तो कर दी जाती है, चाहे सिचुएशन जितनी भी वर्स हो। सॉवरेनिटी को चैलेंज जो है वो नहीं हो सकता। आपने अपना हिस्सा ले लिया, उसके बाद फिर आप अगर सॉवरेनिटी को चैलेंज करेंगे तो कोई नहीं लेता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों साइड से होती है। अगर आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको भी नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको मिलती भी नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये जो आप किसी के भी दिमाग में ये हो कि भारत जो है वो कभी अटैक नहीं करेगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर किसी के भी मन में ये डाउट है तो वो निकाल दे। Already the tribesmen had penetrated at a march into the state. Already they had gone through Pakistan territory. Already India believed, though wrongly, that tribesmen had also been seen Mirpur, Punch, Kotli, Jhangar, Naushera and Bhimbar, and therefore India already had enough excuse for extended the war to Pakistan. That she had not done so was simply because of the fact that she was military not strong enough to take such a risk. अच्छा, पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था, पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था। मतलब ये एक आप देखें कि ये कहाँ से आ रहा है। ये एक एलीट क्लास से ये इस तरह की चीजें आ रही हैं। और ये मैं बता दूं एज अ एनालिस्ट, मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे एनालिसिस सुनती हूँ तो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप कर गई है कि कभी भी जो एनालिस्ट होते हैं ना वो कोई भी सिचुएशन को 100% रिजेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये लोग इस पॉइंट को कि इंडिया जो है वो फुल फ्लेज वॉर बाकी बॉर्डर्स पे शुरू कर सकता है, उसको ये इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया था पूरी तरह से, जो कि गलत है। क्योंकि अगर इंडिया ने एक बार नहीं किया लेकिन दूसरी बार किया, 1965 में किया था ना, जब ऑपरेशनल जबराटर किया था तो फिर इंडिया घुसा था ना, जब पूरा जो बॉर्डर है वो खाली छोड़ के भाग गए थे, लाहौर तक पहुंचने वाला था ना। तो ये एक काठ की हांडी कहते हैं, एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती है। That she had not done so was simply because of the fact she has military not strong enough to take a risk. Her army was undergoing reorganization and she had enough worries inside the country. She was particularly apprehensive about provoking the tribal flood
into East Pakistan, Punjab, where the population wasn't panicked due to such exaggerated report as those referring to Baramulla, where out of 14,000 non-Muslim, only 3,000 were said to have survived. यानी कि बारामूला के अंदर जो 14,000 नॉन-मुस्लिम थे, उसमें से सिर्फ 3,000 बचे, बाकी सबको ट्राइबल्समैन ने मार दिया। ऐसी रिपोर्ट मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पाकिस्तानी जो ऑथर है वो, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है पाकिस्तान के, वो बोल रहे हैं कि ईस्ट पंजाब के अंदर लोगों के अंदर डर था। अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट बोलना चाहती हूँ, सर के पॉइंट को ही काउंटर करना चाहती हूँ। इतना ही डर था तो फिर जब सबसे पहले जो वायलेंस शुरू की थी पार्टीशन से पहले सबसे पहले जो वायलेंस शुरू की गई थी सिख और हिंदुओं के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के एरिया में, उसके बाद पंजाब के अंदर क्या हुआ था ये जरा याद कर लीजिए। इसके जरा फैक्ट्स जो है वो दोबारा से सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पे वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों के अंदर कि ईस्ट पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो डरे हुए थे कि हम बचेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब हमेशा से मिलिट्राइज जोन था, और पंजाब के अंदर जो इंडियन पंजाब है या इवन पाकिस्तानी पंजाब, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान पंजाब के ऊपर मैं कमेंट्री नहीं करूँगी, इंडियन पंजाब के अंदर आज भी जो मतलब जिस समय हुआ था पार्टीशन, उस समय इंडियन पंजाब के अंदर हिंदू हो सिख हो सबके पास अपने जो वेपन्स होते थे वो थे। ये तो बाद में जो एक वेपन्स जो है वो मोनोपली गवर्नमेंट ने ले ली और वेपन्स ले लिए गए और रिस्ट्रिक्शन लग गई उस पर रखने ना रखने के लिए, लेकिन स्टिल आज भी अगर आप देखेंगे इंडियन पंजाब के अंदर तो वहाँ पे इनफ वेपन्स आपको दिख जाते हैं। जो लोग हैं वो रखते हैं अपने पास। तो ये मिसकंसेप्शन किसी के भी मन में हो, पाकिस्तानियों के मन में है जो है वो तो रहेगी, क्योंकि उनको पढ़ा ऐसा दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बुक जब लिखी गई तो ऑब्वियसली उस नैरेटिव को भी पुश करना था ना, कॉमन पाकिस्तानी माइंडसेट को भी उनको एक तरह से सेट करना था, तो इसलिए में भी ये लाइन लिख दी उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे जो पॉपुलेशन एक्सचेंज 100% हुआ है वो पंजाब एरिया में ही हुआ है, तो इधर इंडियन पंजाब में किसी को नहीं छोड़ा गया था। At the conference that night, however, the feeling on the other side was far wider. No one could then have foreseen that only few weeks later, though too late, futile by then, the tribesmen would be operating against Jammu in full cry for the same places, and it would not bring war. And again, that in a few months' time, several thousand Pakistani troops would clash with the Indians in Kashmir, and it would still bring no Indo-Pakistan war. It is interesting to note, as we came to know some year later, that on the same night the Qaeda-Azam himself also ordered an attack upon Jammu, referring to this order as and its fate. Alan Campbell mentioned in Mission with Mountain that the order had reached General Gracie, the acting commander-in-chief, in the temporary absence of General Maservi through the military secretary to Governor of West Punjab, and that Gracie had replied that he was not prepared to issue any such instruction without approval of Supreme Commander Field Marshal Ashinklat in Delhi. The words of Alan Campbell are possibly somewhat misleading. More likely, General Gracie had persuaded the Qaeda-Azam to withdraw his order after giving him his reason, which might have been, for instance, that the Pakistan army was still being reorganized and that a neutral boundary force under another general still existed in Punjab, and that the British government would most probably withdraw all British officers from the army in case of war between the two dominions. यानी कि आप देखें कि इवन जो मोहम्मद अली जिन्ना है कायदे आजम, उन्होंने भी वॉर के लिए जो कमांडर इन चीफ है उनको ऑर्डर दिया था, लेकिन क्योंकि वहां से रिप्लाई आ गया कि अभी वॉर के लिए कोई वॉर नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश को ये था कि अगर अभी वॉर हो गई तो हमें जो है हमारे ऊपर बर्डन आएगा, तो उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया था। और उस समय पे
इंडिया में भी रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी सब चीज़ों की, और पाकिस्तान में भी रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी। मुझे नहीं पता क्या रीऑर्गेनाइज हुआ है वहाँ पे, लेकिन स्टिल। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया था कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई वॉर वगैरह में नहीं हम जाएंगे। ले तो इन्होंने ये फिर सेकंड प्लान बनाया, जिसके अंदर ट्राइबल्समैन को इन्होंने यूज करके रेडिंग जो है वो की। What mattered today is outcome. Jammu was left alone, but though we left Jammu alone, it was not to leave us alone, because through this open door were to pass. In the days to come, Indian troops both northward and westward without interference. For at present, non-interference with Jammu allowed India to concentrate her undivided attention upon Srinagar, where she proceeded to send the maximum number of troops that her aircraft could carry. यानी कि जम्मू के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया गया, जो पहले प्लान बन रहा था कि जम्मू के ऊपर कंसंट्रेट किया नहीं, बल्कि उसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो है वो मेन जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने वही जम्मू का रूट लेकर ही जो है वो जो श्रीनगर है उस पर फोकस किया, और वहाँ पे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी है भेजी, और वहाँ पे आर्मी ने जो 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 एरिया था वो दोबारा रिकैप्चर करना शुरू कर दिया। It has since been argued that an attack on Jammu would have been a pure gamble, gambling with the very existence of Pakistan itself. With this, I cannot agree. It certainly was a risk, but a calculated risk, not a gamble. यानी कि यहाँ पे ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हम जम्मू के पे अटैक कर देते तो इंडियन आर्मी आ ही नहीं सकती थी। पर जैसे कि मैंने बोला है कि एक एज अ एनालिस्ट आपको अपने प्लान पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और क्लियरली दिख रहा है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर भारत के पास, भारत ने बॉर्डर पार नहीं किया कि कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन मतलब अभी जम्मू के थ्रू जा सकती थी, तो इंडिया अननेसेसरी के पंगे नहीं लेता है कि बाकी के एरिया को भी जो है वो वहां पे जो काम चल रहा है उसको भी डिस्टर्ब करके जो है हम वो भी खोल दें। लेकिन अगर जम्मू के एरिया को, जम्मू से हमें जो इंडियन आर्मी को कट करने की कोशिश की जाती, तो मैं आपको बता रही हूँ एज एनालिस्ट बता रही हूँ, तो फिर बाकी जो एरिया है उसको खोल दिया जाता। क्योंकि 1965 में जब ऑप्शन नहीं बची थी तो फिर कर दिया गया था। ओके, 1965 को कभी मत भूल गए। तो ये अपने प्लान को जो है वो फुल प्रूफ बताने के लिए वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम जम्मू पे कर देते तो शायद हम कैप्चर कर लेते। वही ख्याली पकाओ, यूटोपियन कॉन्सेप्ट। A military gamble is that which means either winning or losing completely. If you win perhaps more than you had a right to expect, and if you lose so completely that you are finished. This alone can be called a pure gamble. This should never be undertaken by soldier unless the situation is so desperate that the loss is a certainly in any case. In such a case, the choice lies only between surrender and gamble. मैं completely disagree करती हूँ। जहाँ पे भी, क्योंकि आर्ट ऑफ वॉर जो बुक हमने पढ़ी है उसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है कि अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप अपनी कंप्लीट एग्जिस्टेंस को रिस्क में नहीं डालते हैं। जब तक उतनी टाइम में थोड़ा उसको रेस्ट कर ले। ऐसे 1971 का मैं एग्जांपल देती हूँ। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने मानेक शाह जी को बोला था कि हमें अटैक कर देना चाहिए। मानेक शाह जी ने क्या जवाब दिया? नहीं, अभी आने वाले टाइम में बारिश आने वाली है, और बारिश के अंदर वो वाला एरिया के अंदर पानी बहुत भर जाता है, तो वो रिस्की होगा। तो उन्होंने 6 महीनों तक वेट किया। आर्मी जो है उसको ट्रेनिंग दी, और लोगों को, वो जो मुक्ति बाहिनी के लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग दी। तो उन्होंने वेट किया। इसको बोलते हैं गुड स्ट्रेटजी। अगर आप एज ए मिलिट्री ऑफिसर गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी, फिर आपकी स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है।
गैम्बलिंग जिसके अंदर रिस्क ज्यादा हो, ऐसी सिचुएशन बहुत रेयरली, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तभी लेनी चाहिए, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में मत जाइए। ये लाइफ में भी अप्लाई करना। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है सिवाय गैम्बलिंग के, तो फिर आपको उस तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं जाना चाहिए। On the other hand, a calculated risk is that where if one wins, it means gain perhaps larger than one deserve. But if one loses, everything is not totally lost. One can still recover the fight another day. It is calculated risk by which great commander have overcome stronger enemies. I don't think कि मैं इनसे एग्री करती हूँ। अगर आप लोग एग्री करते करिए, क्योंकि मैंने कंप्लीटली बताया है कि ऐसा बहुत बार हुआ है, इंडियन आर्मी ने ऐसा किया है कि जब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा, जब वो चीजों को एक्सेलेट नहीं करती है, इंडियंस जो होते हैं वो अननेसेसरी चीजों को नहीं खींचते हैं जब तक जरूरत ना पड़े, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर हमें खींचना भी आता है, जवाब देना भी आता है। Look at like this. It is easy to see that attacking Jammu involved no gamble. If we had failed to capture it, there were still many advantages to gain. The fact of attack and the threat of possibility of its repetition would have tied up large force in Jammu, thereby preventing them from moving north to the Srinagar Valley, from moving west to Nowshera. This would save us much headache afterward. On the other hand, if this attack had led Indo-Pak war, there was no question of utter loss of Pakistan. ये बहुत गलत है कि utter loss जो है वो पाकिस्तान का ना होता, बिल्कुल होता सर। फिर शायद भारत में फिर शायद नक्शे ही अलग होते, क्योंकि स्टिल इंडिया में काफी सारे लोग रह गए थे, काफी सारे मुस्लिम्स रह गए थे, और फिर ये जो सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब है, ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाला प्रॉब्लम है, पॉइंट है, ये शायद ना होता तो आज सीन ही कुछ और होता। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब सॉवरेनिटी की बात आती है, जब सर्वाइवल की बात आती है, तो दूसरी साइड फिर रिस्क लेती है, फिर वो बड़ा रिस्क लेती है। मैं इनकी बात से डिसएग्री करती हूँ। After all, the Indian army was only double our strength. History is full of examples of people successfully withstanding much larger odds than that. In any case, the whole of the Indian army could not have been thrown against us, as it had a potentially hostile army in Hyderabad state also to worry about. Had they gone for East Pakistan, they would not only have had to surrender Kashmir but would also have exposed East Punjab, against which they feared we could open the floodgate to 2 लाख आर्म ट्राइबल्समैन, एंड दिस वाज अ पैरालाइजिंग थॉट। चाहे आप कुछ भी कह लें, लेकिन उस समय पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे भारतीय में, आईएनए के भी लोग थे। अगर तो ये सिचुएशन यहाँ पे जो सर डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी उतना स्ट्रगल नहीं कर पाती, मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर जब हमारे सर्वाइवल की बात आ जाती, एज इंडियन में बोल रही हूँ, तो फिर कॉमन लोग भी खड़े हो जाते हैं, फिर कॉमन लोग भी अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो खड़े हो जाते हैं। पॉपुलेशन फिर भी आपकी हमारी कम, हमसे कम ही थी, क्योंकि 1962 में जब चाइना के साथ, चाहे हम वो हारे वॉर, लेकिन कॉमन लोग भी हमारे खड़े हो गए थे। तो ये गलत मैं इनकी बात से बिल्कुल टोटली डिसएग्री करती हूँ। हाँ, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, क्योंकि उसी से पहले जूनागढ़ में भी जो है वो टैकल कर ली गई थी। दूसरी बात, जो ब्रिटिशर्स हैं, आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, वो कोई प्रेशर ना डालते। जिसने सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम के, यही ना, इंटरनेशनली कुछ भी नहीं सोचते हैं, एक साइड की बात सोची और उसके ऊपर ही दिमाग लगा दिया, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग ही नहीं रखते हैं। आगे, further, India had already committed aggression against Junagadh after it had legally accessed to Pakistan. Therefore, similar action by
us in Kashmir was not going to bring UN or the world on the side of India. जूनागढ़ में जो जो एलीट थे उन लोगों ने ही जो जो राजा था जिसने साइन किया था ना वो ही भाग गया था पाकिस्तान, वो ही भाग गया था पाकिस्तान। और जूनागढ़ का इंसिडेंस जब आपने कर दिया तो फिर कश्मीर का आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ना था। आपने अपना केस कश्मीर के ऊपर खुद खराब किया है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत सारे एनालिसिस बोलते हैं, एनालिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ के केस जो जूनागढ़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको जिस तरह से जो है वो सॉरी कश्मीर के अंदर जो है वो इंटरवेंशन करके जो जूनागढ़ का केस है इंडिया का वो मजबूत कर दिया। क्योंकि आपने जो इंडियन आर्मी वहां पे आई उसको एक तरह से लीगलाइज कर दिया। तो ये इनके दिमाग में यही था कि जूनागढ़ का केस है, जूनागढ़ के अंदर एक्चुअली लोगों ने रिबेल किया था, यहाँ पे लोगों ने रिबेल नहीं किया था। यहाँ पे राजा को नापसंद करते थे लोग, ये एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन शेख अब्दुल्ला जो मुस्लिम लीडर थे वो भी प्रो इंडिया थे। इवन अगर राजा साइड पे हो जाते, शेख अब्दुल्ला किंग जो लीडर बन जाते वहां के, तो भी वो प्रो इंडिया थे। इनके पास कोई और हाँ एक दो लोगों को छोड़ के जो मौलवी वगैरह थे उनको छोड़ के तब भी वहां के जो लोग जो लीडरशिप थी वो प्रो इंडिया थी। Thus, in these circumstances, to say that attack on Jammu would have been gamble is an argument not justified by cold reasoning. My suggestion about the formation of Liberation Committee to coordinate and direct our effort in Kashmir was accepted, and the conference ended 2 a.m. I was asked to come and see the Prime Minister again next morning. In the morning, I was informed that I was to be the military member of Liberation Committee. To enable me to attend this work, I was relieved by my duties in GHQ and was to be appointed as military advisor to the Prime Minister. I was to stay in Pindi and work in connection with Kashmir was to be kept secret from British officers, and GHQ army officer or other ranks were still not to be participate in fighting। यानी कि क्योंकि इनको वहां की जो लिबरेशन आर्मी थी जो भी कमेटी इन्होंने बनाई थी उसको लीड करना था, तो ये आर्मी ऑफिसर नहीं रह सकते थे, तो इनको आर्मी से हटा लिया गया और डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में टू प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान इनको अपॉइंट कर दिया गया ताकि किसी को शक ही ना जाए, क्योंकि ये कंप्लीटली मिलिट्री में तो काम नहीं कर रहे थे ना, ये तो एज एडवाइजर काम कर रहे थे। अमंग द अदर मेंबर ऑफ लिबरेशन कमेटी वर आल्सो सरदार इब्राहिम, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो एक मौलवी टाइप थे और उनका मानना था कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ उनका ये था कि हमें कश्मीर के साथ सॉरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। एक ही व्यक्ति है पूरे इसमें, एक ही व्यक्ति है जिसका नाम बार बार मैं सुन रही हूँ जो सो कॉल्ड कश्मीर से है, उसके अलावा मुझे एक भी व्यक्ति का नाम इस बुक में नहीं मिला अभी तक, तो जो कि एक्चुअली जम्मू कश्मीर से हो या लद्दाख से हो, जो वहां पे गया हो कि हम आपको ज्वाइन करना। तो एक व्यक्ति के ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है मेजोरिटी। मेजोरिटी में अगर आप देखें तो वो इंडिया के साथ ही आना चाहते थे। ख्वाजा रहीम finance officer Mr. Ghulam Mohammed, Major Yusuf of the political department who was to deal with the tribesmen. Upon my seeking a clarification of our military object, the Prime Minister said that he wanted was to keep the fight going for 3 months, which would be enough time to achieve our political object by negotiation and other means। यानी कि जो लड़ाई है 3 महीने तक होती रहे ताकि हम प्रेशराइज करके अपनी जो नेगोशिएशन है उसको रख सकते हैं। The main worry at the back of my mind was the question of ammunition. As we were leaving Jammu open, the Indian army would soon form a base there with regular supply dumps and so forth. Our men would form then onward, have to fight against regular troops having a very generous supply available to them. Troops carried 100 rounds per man, with 100 more in brigade reserve and further 100 in divisional reserve all the time. Behind all this
वुड बी इंडियाज एमुनेशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये देखिए किस तरह से अपने आप को ही काउंटर कर रहे हैं। पहले इन्होंने क्या बोला, इंडिया की स्ट्रांग नहीं है आर्मी, वो उतना नहीं कर सकते थे। अब ये कह रहे हैं एमुनेशन में जो इंडिया है वो उनके पास फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज थी, वो यहीं पे प्रोड्यूस करते थे, तो इंडिया जल्दी प्रोड्यूस कर सकता है। It against this were to be maintained 10,000 men, including the tribesmen. If these were to be strictly limited to only 100 rounds per man for a whole month, even then we would need 30 lakh round in 3 months. At that moment, we had only about fifth of 1 billion round collected at Pindi, and of this, half had already been demanded for the tribesmen now advancing towards Srinagar. यानी कि एमुनेशन ही पूरी नहीं थी, यानी कि पूरी प्लानिंग करके ही कुछ नहीं किया, तुक्के से कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, कोई प्लानिंग नहीं थी, एमुनेशन ही पूरा नहीं था जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। That afternoon on 28th, I rushed back to Pindi to ensure that a tribal received their ammunition in time. यानी कि उसी दिन 28 को जो है मैं वापस से पिंडी गया और वहां पे मैंने कंफर्म किया कि जो ट्राइबल्स मैन है, जो कबाइली हैं, उनको एटलीस्ट एमुनेशन मिल जाए, उनको हाथों से ना लड़ना पड़े। तो यहाँ पे ये जो है ये चैप्टर खत्म होता है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो प्लानिंग थी वो किस तरह की थी, इंडिया का इंटरवेंशन हुआ, प्लानिंग में कम्प्लीटली आपको फ्लॉज दिखते हैं, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बुक में मैंने जो इस चैप्टर में मैंने जो भी पढ़ा है उसको अपने लेवल पे क्रॉस चेक करें प्लीज। क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं केवल बुक पढ़ रही हूँ, मैं बुक का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रही हूँ। अपनी ओपिनियन यस मैं रखती हूँ, लेकिन बुक की जो ओपिनियन है वो आपके सामने मेनली मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।